चेस्ट पेन क्या होता है, ये कोशिश करेंगे कि एक दिन में अगर नहीं हो पाएगा तो कल भी इसी पे इसको कंटिन्यू करेंगे। हार्ट अटैक के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी ना होने की वजह से हम लोग इसे अलग अलग तरीके से देखते हैं। असल में हार्ट अटैक का मतलब होता है हार्ट के कुछ सेलों का मर जाना। हार्ट अटैक कैसे होता है? हार्ट अटैक से बचने के लिए आपने सुना होगा, जो आप जानते होंगे कि हार्ट अटैक के बचने के नाम पे ही एंजियोप्लास्टी की जाती है, जिसे स्टेंट डालना बोलते हैं, और बाईपास सर्जरी की जाती है। लेकिन रिसर्च ये बताती है कि स्टेंट डालने से या बाईपास सर्जरी करने से हार्ट अटैक का खतरा कम नहीं होता। तो फिर क्यों की जाती है? अगर बाईपास सर्जरी जैसी इतनी बड़ी सर्जरी करने से भी हार्ट अटैक का खतरा नहीं टलता है, तो फिर कर की क्यों जाती है? हम शुरू से डिटेल में बात करेंगे। ब्लड प्रेशर के चैप्टर में आपने जाना था, जब हार्ट पंप करता है, सिकुड़ता है, तो आर्टरीज में खून जाता है, उस खून में न्यूट्रिशन होता है, वो सेलों तक पहुंचता है। वही न्यूट्रिशन जो हार्ट बाकी सारे सेलों को सप्लाई करता है, वही न्यूट्रिशन उसके खुद के सेलों को भी चाहिए। हार्ट भी सेलों का बना हुआ। तो जब हार्ट पंप करता है ना ब्लड को, तो वही ब्लड हार्ट में भी जाता है। जिन नाड़ियों में खून जाता है जब हार्ट सिकुड़ता है, उसे आर्टरीज बोलते हैं, उन नाड़ियों को आर्टरीज। हमारे शरीर में खून की जो नाड़ियां हैं, उनको अगर सारी एक दूसरे से इस तरह से लंबाई में जोड़ दी जाए, उनकी लंबाई होती है 1,00,000 किलोमीटर। 1,00,000 किलोमीटर इतनी लंबाई है हमारे शरीर में खून की नाड़ी। कहते हैं कि पूरी पृथ्वी के 2.5 चक्कर लग सकते हैं अगर उनको लपेटा जाए। तो इतनी सारी नाड़ियों में खून को धकेलना, हार्ट बहुत जबरदस्त मशीन है, कोई साधारण पंप ये काम नहीं करता। एक कहते हैं कि अगर हार्ट को उस तरह से देखना हो, ऊंचाई में जितना प्रेशर होता है हार्ट का, 30 फुट तक ऊंचा वो भेज सकता है ब्लड को या पानी को, अगर ऊंचाई में भेजना हो। मतलब इसका मतलब बहुत सारा प्रेशर होता है। हार्ट बहुत मजबूत, बहुत बहुत प्रेशर देने वाली मशीन। तो उसके बाद सेल खाना खुराक ले लेते हैं और जो वेस्टेज है फिर ब्लड में डाल देते हैं। फिर ब्लड घूम के जब हार्ट फैलता है, फिर वापस हार्ट में आता है। रास्ते में कई स्टेशन पड़ते हैं, जैसे लिवर से होके गुजरता है। लिवर से खाने से रिलेटेड सारे इंग्रेडिएंट डल जाते हैं। किडनी से होके गुजरता है। किडनी, वैसे जैसे ट्रेन अलग अलग स्टेशन पे रुकती है और हर स्टेशन पे कुछ सवारियां उतरती हैं, कुछ सवारियां चढ़ती हैं, इसी तरह ब्लड जब किडनी में के पास रुकता है तो कुछ इंग्रेडिएंट लोड होते हैं, कुछ अनलोड होते हैं। जिस ब्लड में न्यूट्रिशन घूमता है, उसी में वेस्टेज भी घूमता
तो वेस्टेज को बाहर निकाल दिया जाता है पसीने के रास्ते, यूरिन के रास्ते और स्टूल के रास्ते। फेफड़े उसमें ऑक्सीजन डाल देते हैं, फिर ब्लड हार्ट से होते हुए फिर आर्टरीज में जाता है। तो आर्टरीज में वेन्स के मुकाबले प्रेशर कई गुना ज्यादा, इसलिए ब्लॉकेज कभी भी वेन्स में नहीं होती, हमेशा आर्टरीज में ब्लॉकेज होती। ब्लड प्रेशर वाले चैप्टर में हमने ये भी जाना था कि अगर हमारी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाती है तो ब्लड प्रेशर लगातार हाई रेंज में रहता है, क्योंकि ब्लड के रास्ते में रुकावट है। तो ब्लॉकेज जो है वो 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 80%, 90% ऐसे ऐसे बनती है ब्लॉकेज। ब्लॉकेज की वजह क्या? कोलेस्ट्रॉल वाले चैप्टर में हमने जाना था कि कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज की वजह नहीं होता। ब्लॉकेज की वजह होती है जब हमारी ब्लड में, ब्लड वेसल जो नाड़ियां हैं खून की, उनमें नेचुरल इंग्रेडिएंट की जगह और उसके साथ में केमिकल फ्लो करते हैं, क्योंकि हमारी खून की नाड़ियां नेचुरल इंग्रेडिएंट, कुदरती चीजों के लिए ही बनी हुई है, केमिकल के लिए डिजाइन नहीं की गई। जैसे उसमें भी हमने जाना था कि अगर एक पाइप जो पानी के लिए डिजाइन किया गया, उस पाइप में आप एसिड गुजारेंगे, पेट्रोल गुजारेंगे तो उसकी लाइफ कम हो जाए, वो डैमेज होगा अंदर। इसी तरह जब हमारी आर्टरीज में केमिकल ब्लड में फ्लो करते हैं तो हमारी आर्टरीज जगह जगह पे डैमेज होती है, उनमें इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन आ सकती है, छोटे छोटे जख्म हो जाते हैं। तो जब कहीं से कोई आर्टरी डैमेज होती है तो हमारी इम्यूनिटी, व्हाइट ब्लड सेल और कोलेस्ट्रॉल मिलके वहां जाते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल वहां एक लेयर बनाते हैं, इसलिए उस जगह की प्रोटेक्शन के लिए वो जगह सुरक्षित रहे और डैमेज ना हो, और जैसे ही वो जगह क्योर हो जाती है, वो जख्म ठीक हो जाते हैं, जब इन्फ्लेमेशन जो होती है ठीक हो जाती है, फिर कोलेस्ट्रॉल वहां से हट जाता है। लेकिन अगर डैमेज लगातार होता रहता है तो लगातार कोलेस्ट्रॉल वहां जाके जमा होता रहता है और ब्लॉकेज बढ़ती है। तो अगर ये ब्लॉकेज 90% से ज्यादा हो जाती है, नियर अबाउट 100% हो जाती है, तो हमारे शरीर के अंदर एक सिस्टम होता है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी कोलैटरल आर्टरीज है। कोलैटरल आर्टरीज मतलब स्टेपनी, जैसे हमारी गाड़ी के साथ स्टेपनी होती है, इसी तरह स्टेपनी जैसी बहुत सारी खून की नाड़ियां ऐसी होती हैं जो पड़ी रहती, काम में नहीं आती। लेकिन जब भी मान लीजिए ये एक खून की नाड़ी है, एक नाड़ी यहां से यहां ऐसे, ये यहां से भी बंद है, यहां से भी बंद है, ब्लड इसमें से जा रहा है, ये नाड़ी खाली पड़ी। अगर कभी इसमें यहां ब्लॉकेज हो जाए, 100% ब्लॉकेज हो जाती है, तो बॉडी नेचुरली इस नाड़ी को खोल लेती है और खून का बहाव यहां से ऐसे होके चला जाता है, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल बाईपास। अगर कोलैटरल आर्टरी नहीं है, यहाँ पहले से स्टेपनी नहीं पड़ी है, तो अगर यहाँ बॉडी को पता चलता है कि ब्लॉकेज हो रही है, ये रास्ता बंद हो रहा है, तो बॉडी नई नाड़ियां भी बना ली। नेचुरल बाईपास इसी को बोलते हैं। ये नई नाड़ियों के बनने का जो सिस्टम होता है, इसे एंजियोजेनेसिस बोलते हैं, एंजियोजेनेसिस। तो आसानी से हमारी बॉडी सेलों को खुराक की सप्लाई बंद नहीं होने, तो कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकाल लेती है। अगर किसी जगह पे रुकावट आ जाती है, बॉडी वहां नई खून की नाड़ियां बना देती है।
तो इसका मतलब है 90% 100% ब्लॉकेज भी हार्ट अटैक का कारण नहीं बन सकती, बनती ही नहीं है। दूसरा कारण ये होता है, हार्ट अटैक तब होता है, ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक नहीं होता है। ब्लॉकेज जब बढ़ जाती है, 90 से ऊपर हो जाती है, तो बॉडी नया रास्ता बनाना शुरू कर देती है। हार्ट अटैक तब होता है जब ब्लॉकेज फटती है, ब्रस्ट होता है। तो इसके लिए भी जो ब्लॉकेज 80% है, 70% है, 80% है, 90% है, वो क्या होती है, इस तरह का ढेर होता है। ये आर्टरीज के दोनों तरफ भी हो सकती है, ऊपर नीचे भी हो सकती है, एक तरफ भी हो सकती है। इसके ऊपर की जो लेयर होती है, जिसे मेम्ब्रेन बोला जाता है, वो जैसे जैसे ब्लॉकेज पुरानी होती जाती है, वो मेम्ब्रेन बड़ी मजबूत हो जाती है, पुरानी हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। तो जो 80% 90% ब्लॉकेज होती है, वो कभी फटती नहीं है, क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है। लेकिन जो ब्लॉकेज नई नई होती है, 20% है, 30% है, 40% है, उसकी ऊपरी सतह जो जिसे मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो कमजोर होती है। जब भी कोई बैक्टीरियल अटैक होता है, वैसे नहीं फटती है, जब भी कोई बैक्टीरिया अटैक करता है या कोई वायरल अटैक होता है, तो वो फटती है। अब उस जो लेयर है, मेम्ब्रेन है, उसके नीचे प्लेक बोलते हैं उसे अंग्रेजी में, गाढ़ा सा पदार्थ होता है। क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल वहां जाता है, तो केवल कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, व्हाइट ब्लड सेल और काफी सारी चीजें होती हैं जब उसको जाके कवर करते हैं। तो वो जो गाढ़ा सा पदार्थ जिसे प्लेक बोला जाता है, जब वो ब्लॉकेज फटती है, तो वो गाढ़ा सा पदार्थ क्लॉट्स की शेप में छोटे बड़े टुकड़े होते हैं, वो ब्लड में फ्लो करना शुरू करते हैं, ब्लड के साथ फ्लो करना शुरू करते हैं। अब ब्लड के साथ जब वो क्लॉट्स फ्लो करेंगे, तो मान लीजिए क्लॉट का साइज ये है, और आगे जाके नाड़ी जो है खून की वो पतली है, उसके आगे ये क्लॉट फंस जाए। उनकी नाड़ियां तो बारीक से बारीक, जैसे मैंने बताया था, तो कि पेड़ की टहनी ले लीजिए, उस टहनी को जब आप देखते हैं, एक मोटी टहनी होती है, उसके साथ बारीक टहनियां लगी होती है, उसके बाद और बारीक टहनियां होती है, फिर और बारीक टहनियां होती है, फिर उसके आगे पत्ता लगा होता है। इस पूरे सिस्टम को आप समझने के लिए उस टहनी को देख सकते हैं। किसी भी पेड़ की टहनी आप ले लीजिए, उस टहनी को ध्यान से देखिए, जहां से भी आप तोड़ेंगे, वो मोटी टहनी होगी, उसके साथ ब्रीक टहनियां होंगी, उसके साथ और आगे और ब्रीक टहनियां होंगी, फिर आगे जाके पत्ता, एक ब्रीक सी टहनी के साथ पत्ता लगा होगा। इसी तरह हमारा हर सेल एक ब्रीक सी खून की नाड़ी से जुड़ा रहता है। अब बड़ी नाड़ियों में से तो क्लॉट घूम रहा है, लेकिन जब छोटी नाड़ी में ब्लड जाने लगता है, तो आगे जाके वो क्लॉट फंस जाता है। जहां ये क्लॉट फंस गया, उसके आगे के सेलों को ब्लड की सप्लाई बंद हो गई, न्यूट्रिशन मिलना बंद हो गया, ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई, ग्लूकोज मिलना बंद हो गया, तो ये सेल मर जाता। अब ये घटना बॉडी के किसी हिस्से में भी घट, अगर क्लॉट्स ब्लड में घूम रहे हैं, तो किसी हिस्से में भी ये घटना घट जाती है। मान लीजिए यहाँ पे एक नाड़ी है, ब्लड तो यहाँ भी आएगा ना, यहाँ पे एक नाड़ी है या यहाँ पे एक नाड़ी है जिसमें क्लॉट फंस गया। आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोग शिकायत करते हैं कि मेरी उंगली का ये वाला पोर्शन शून्य है, इतना पोर्शन,
चिकोटी काटो तो भी महसूस नहीं होती है, शून्य है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ कभी किसी समय क्लॉट फंसा, इन सेलों को ब्लड की सप्लाई बंद हो गई, ये सेल अब डेड हो चुकी, इसीलिए यहाँ फीलिंग नहीं आती है, सुई चुभती है तो भी पता नहीं चलता, ये सेल मर चुके। बॉडी के किसी हिस्से में होता है तो हमें बहुत ज्यादा पता नहीं, फीलिंग नहीं आती। अब आपकी टांग में, कहीं थाई में, पिंजनी में ऐसी घटना घटी है, कभी क्लॉट आ गया, थोड़े से उस जगह से आगे जो सेल है वो मर जाते हैं, तो बॉडी के और हिस्सों में हमें पता नहीं चलता। लेकिन अगर यही घटना, अब ब्लड तो हार्ट में भी जा रहा है, हार्ट में वो ब्लड क्लॉट वाला चला गया, तो हार्ट के अंदर जब ब्रीक किसी नाड़ी के आगे वो क्लॉट फंसेगा, उसे हार्ट अटैक होगा। तो क्या होगा, हार्ट के कुछ सेलों को ब्लड की सप्लाई जाना बंद हो, उसे पेन हो सकती है, तकलीफ होती है, पसीना आ जाता है, ऐसी कुछ फीलिंग आती है, और उसके कुछ समय बाद वो इंसान ठीक हो जाता है। लेकिन हार्ट के कुछ सेल मर चुके, हार्ट पहले से कमजोर हो, मान लीजिए 100% काम कर रहा हार्ट, 10% सेल उसके मर जाते तो अब 90% हार्ट ही काम, दिल कमजोर हो गया। इसी तरह आपने देखा सुना होगा, पहला अटैक आया था इंसान बच गया, दूसरा अटैक आया फिर बच गया, तीसरा अटैक आया तो नहीं बच पाया, जब चौथे अटैक में डेथ हो गई। इसका मतलब है हर हार्ट अटैक में हार्ट के सेल मर रहे हैं। पहले अटैक में 10-15% सेल मर गए, दूसरे अटैक में 10-15% और मर गए, अब 70% ही हार्ट, तीसरे अटैक में 10-15% सेल और डैमेज हो गए, जब 20% डैमेज हो गए, तो चौथा अटैक जो है होगा वो हार्ट झेल नहीं पाता, क्योंकि हार्ट बहुत कमजोर हो चुका है। तो उस अटैक में हार्ट के सभी सेल डेड हो जाते हैं, हार्ट काम करना बंद कर देता है, इंसान की मौत हो जाती है। मुझे नहीं पता मेडिकल साइंस में इसको कैसे पढ़ाया जाता है, मैंने वो पढ़ाई नहीं की है, लेकिन जो मैं जानता, जो मैंने पढ़ा है किताबों में, या जो मैंने सीखा है, वो यही है। हार्ट की बीमारियों की अगर आप लिस्ट देखेंगे तो 15-20 तरह की बीमारियां हार्ट से रिलेटेड बताई जाती है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। बस एक ही चीज समझनी है, जब कोई ब्लॉकेज फटेगी तो उसके अंदर का जो गाढ़ा पदार्थ होता है वो ब्लड में घुल जाएगा, मूव करना शुरू कर देगा, उसमें छोटे छोटे पीसेस होते हैं, क्लॉट्स होते हैं। तो जब भी आगे छोटे रास्ते के आगे बड़ा क्लॉट फंस जाएगा तो आगे सप्लाई जानी बंद हो जाएगी। ये घटना बॉडी के किसी हिस्से में भी घट सकती है, किसी ऑर्गन में भी घट सकती है, लेकिन जब हार्ट में घटती है ये घटना तब उसे हार्ट अटैक। किडनी में भी हो सकती है ये घटना, किडनी के कुछ सेल मर जाएंगे, किडनी कमजोर हो जाएगी, लेकिन उसके इस तरह के लक्षण नहीं आते जैसे हार्ट अटैक। किसी और हिस्से में जब ये घटना घटती है तो उसके लक्षण तुरंत ऐसे पसीना आना, दर्द होना, पेन होना, ऐसे लक्षण नहीं आते। ऐसे लक्षण तभी आते हैं जब ये घटना हार्ट में घटे या ब्रेन में घटे। अब अगर यही घटना हार्ट में घटी है तो उसे हार्ट अटैक बोला जाएगा, अगर यही घटना ब्रेन में घटी है तो उसे ब्रेन स्ट्रोक बोला जाता है। आपने सुना होगा किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया और उसका एक साइड काम करना, लेफ्ट साइड की बां टांग काम करना बंद कर, वो हार्ट अटैक से नहीं होता।
वो ब्रेन स्ट्रोक से। हार्ट अटैक से पैरालिसिस नहीं होता है, हार्ट अटैक से हार्ट के सेल मरते हैं, लेकिन जब यही घटना ब्रेन के किसी हिस्से में घटी, वो क्लॉट बाकी सब जगह से निकल गया, लेकिन ब्रेन में किसी बारीक सी नाड़ी में जाके फंस गया, तो ब्रेन के कुछ सेल डेड। अब ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो जो सेल मरे हैं ब्रेन, जिस हिस्से को वो कंट्रोल कर रहे हैं, वो हिस्सा डेड है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को अटैक आता है तो केवल उनकी जुबान चली जाती है, जीभ साइड को बोल, मुंह टेढ़ा हो जाता है, बाकी शरीर पूरा चलता है, केवल मुंह टेढ़ा हो जाता है। इसका मतलब ब्रेन का जो हिस्सा इस मूवमेंट को कंट्रोल करता है, उसके सेल मर गए, उसके सेल डेड। तो ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक एक ही घटना है। अगर वो हार्ट में घटती है तो हार्ट अटैक होगा, अगर वो ब्रेन में घटेगी तो ब्रेन स्ट्रोक। तो इसमें कंफ्यूज होने जैसी बात नहीं है, ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है, एक ही घटना। ब्लॉकेज ब्रस्ट हुई, कौन सी ब्लॉकेज ब्रस्ट होगी? जो ताजी ताजी बनी, 10% है, 20% है, 30%, 50, 60, 70, 80% वाली ब्लॉकेज ब्रस्ट नहीं होती। इसीलिए इसीलिए ये नतीजा निकल के सामने आया है कि स्टेंट तो डाला जाता है उस जगह जहां ब्लॉकेज 80% से ज्यादा है, स्टेंट तो उसी जगह डाला जाता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि 40% ब्लॉकेज है तो डॉक्टर स्टेंट डाल दे, ऐसा नहीं होता। और ये छोटी छोटी ब्लॉकेज इतनी जगह होती है कि इतने स्टेंट डाले नहीं जा सकते, पता भी नहीं चलता। कई बार छोटी छोटी ब्लॉकेज तो बहुत जगह होता है। बाईपास सर्जरी कब की जाती है? जब एक आर्टरीज में ब्लॉकेज होती है तो स्टेंट से काम चला लेती है, जब दो आर्टरीज में ब्लॉकेज होती है तो दो स्टेंट डाल देते हैं, जब तीनों आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है फिर डॉक्टर बोलता है अब स्टेंट नहीं जी, अब बाईपास सर्जरी कर। बाईपास सर्जरी क्या होती है? ये जो हमारा चेस्ट है, ये सुरक्षा कवच, हमारी जो ये पसलियां होती हैं, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, हार्ट है यहाँ, लंग्स है यहाँ, सॉफ्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट, उनकी सुरक्षा के लिए ये बनकर बनाई। अगर आपकी छाती में कोई भूसा मार देता तो दिल तक नहीं पहुंच, छोटी मोटी चोट लगती है, पसलियां टूट जाती है, लेकिन हार्ट बच जाता है, लंग्स बच जाते। कई बार अगर एक्सीडेंट होता है तो पसली टूट के हार्ट में जाके घुस जाती है तो बहुत भी सकती, लंग्स में जाके घुस जाती है तो भी बहुत। ये चीज हमारे इन पार्ट की सुरक्षा के लिए, तो इस जगह को काटा जाता है, ये चाकू से नहीं कटता। वो इलेक्ट्रिक कटर देखा ना आपने, लकड़ी का काम करने वाले लोगों के पास होता है, ऐसा कटर होता है इलेक्ट्रिक कटर, उससे काटा जाता है। आरी काट के फिर यहाँ एक कंजा सा फंसा के इनको खोला जाता है, दूर किया जाता है, फिर अंदर से हार्ट को निकाला जाता है। जब तक ये ऑपरेशन होगा तब तक हार्ट की जगह ब्लड सप्लाई एक मशीन होती है जिसे हार्ट लंग्स मशीन। हार्ट लंग्स मशीन दिल का काम करती है, उतना समय जब तक ये ऑपरेशन चलेगा उतने समय तक वो मशीन काम करेगी।
ब्लड की सप्लाई वो मशीन के द्वारा दी जाती है। और जहां जहां ब्लॉकेज है, एक नाड़ी पाँव से लेके यहाँ टांग में स्पेयर पड़ी होती है, बहुत सारी नाड़ियां स्पेयर पड़ी होती है, एक नाड़ी निकाली जाती है और वो जोड़ दी जाती है, सप्लाई को बाईपास कर दिया जाता है ब्लॉक। अब कब की जाती है बाईपास सर्जरी? जब तीनों आर्टरीज में ब्लॉकेज मोर देन 80% हो जाता है। लेकिन बाईपास सर्जरी करने के बाद भी जो 10-20% वाली ब्लॉकेज है वो फटेगी तो हार्ट अटैक तब भी हो जाएगा। बाईपास सर्जरी करने से हार्ट अटैक का खतरा टलता नहीं है। ये मेडिकल साइंस की ही रिसर्च। स्टेंट क्या होता है वो आप सब जानते हैं, इतनी नॉलेज तो सारे लोग रखते हैं कि जब किसी एक आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है, ब्लॉकेज का एक तरीका है, जब तक 80% ब्लॉकेज नहीं होती, 80% भी हो जाए तो भी सिम्टम नहीं आते, क्योंकि ब्लड हार्ट को केवल 20% सप्लाई ही चाहिए। 20% सप्लाई से हार्ट का काम चल जाए तो आपको कोई सिम्टम नहीं है। लेकिन जैसे ही मोर देन 80 होती है, मोर देन 80, तब क्या होता है, जब इंसान भागता है, सीढ़ियां चढ़ता है, तब उसे यहाँ पेन होती है, जिसे एंजाइना पेन बोला है। सांस फूलती है छाती में, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, कमी महसूस, डेफिशिएंसी महसूस होती है ऑक्सीजन। जब ब्लॉकेज 90% हो जाती है या 85 हो जाती है, 85 से मोर देन 85 हो जाती है, तब आप जब पैदल चलते हैं तब भी पेन हो, बैठ जाते नहीं होती, पैदल चलने से भी यहाँ पेन हो। और जब 90% हो जाती है तो फिर थोड़ा सा भी काम आप करते हैं, थोड़ी सी मूवमेंट करते हैं, तब पेन हो। जब मोर देन 90 हो जाती है तो आपको बैठे बैठे भी, लेटे लेटे भी पेन हो सकता है, क्योंकि अब हार्ट को 10% सप्लाई भी नहीं जा रही, मोर देन 90 जब हो जाती है। लेकिन उसी समय हमारी बॉडी अपना काम करना शुरू कर देती है, वो नई आर्टरीज बनाना शुरू कर देती है। लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, वो नई नाड़ियां तभी बनेंगी, एंजियोजेनेसिस जो सिस्टम है बॉडी का तभी काम करेगा अगर हमारा लाइफस्टाइल सही है। अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, तभी वो नई नाड़ियां बनेगी, अगर नहीं है तो नहीं बनेगी। खास तौर पे रिसर्च ये बताती है कि जो लोग प्लांट बेस्ड फूड लेते हैं, फल सब्जियां खाते हैं ऐसे ही जैसे नेचर से आती है, उन लोगों में ये नाड़ियां आराम से बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, हेलो, ठीक है जी, ठीक है। मासी मेरी ना क्लास चल रही है, मैं तो अद्धे घंटे तक कॉल करूँ। तो अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है तभी वो नई नाड़ियां बन पाए। तो अब आप इस बात को समझ चुके हैं कि बाईपास सर्जरी करवाने से भी हार्ट अटैक का खतरा टलता नहीं है, क्योंकि वो फटने वाली ब्लॉकेज तो बहुत जगह पे है, अलग अलग कई कई जगह पे। कभी भी वो ब्लॉकेज फटेगी और
कहीं भी जाके फंसेगी तो क्लॉट फंसेगा, तो हार्ट अटैक होने की संभावना बनी रहती है। स्टेंट डालने से स्टेंट क्या होता है कि उस जगह पे जहां ब्लॉकेज है, मान लीजिए नाड़ी है, यहाँ ब्लॉकेज है, यहाँ ब्लॉकेज, ब्लड का जाने का रास्ता छोटा हो गया है, तो इसके अंदर एक स्प्रिंग डाल दिया जाता है, इसको खोल दिया जाता है, ब्लॉकेज नहीं हटती वहां, ब्लॉकेज को साइडों में दबा दिया जाता है, इसको रास्ते को खोल दिया जाता है। अब ब्लड इसमें से जाना शुरू हो गया है, इसी को स्टेंटिंग बोलते हैं, एंजियोप्लास्टी। तो अलग अलग तरह के स्प्रिंग, वो स्टेंट कोई लाख रुपए का है, कुछ मतलब एक्चुअल कॉस्ट उसकी 1000-2000 रुपए ही है। तो उसी को ये जी मेडिसिन कोटेड है, ये स्टील का है, ये फलां है, ये झिमका है करके 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख रुपए आराम से ले लिया जाए। लेकिन एक बात जो कॉमन सेंस की बात है वो ये है, ब्लॉकेज हुई क्यों? क्योंकि आप में, आपके ब्लड में केमिकल मूव कर रहे हैं, आर्टरीज डैमेज हो रही है, जिस वजह से ब्लॉकेज हो रही है। अगर इस चीज को नहीं रोका गया तो बाईपास सर्जरी कराने का कोई लाभ नहीं है, स्टेंट डालने का कोई लाभ नहीं है। अगर ब्लॉकेज के कारण को नहीं रोका जाता तो कोई भी ट्रीटमेंट कैसे काम कर सकता है? तो जो स्टेंट डाला इसके अंदर भी ब्लॉकेज होनी शुरू हो सकती है, और वो स्टेंट तो एक नाड़ी में डाला है, दूसरी में ब्लॉकेज हो जाएगी। आपने देखा ही होगा, एक स्टेंट डाला जाता है, फिर कुछ महीनों बाद दूसरा स्टेंट भी डाल दिया जाता है, कुछ महीनों बाद तीसरा स्टेंट भी डाल दिया जाता है, 3-3 स्टेंट डाल दिया जाता है। लेकिन ये कोई हल नहीं। हल क्या है कि आपको पैक्ड फूड बंद करना होगा, एनिमल फूड बंद करना होगा, प्रोसेस्ड फूड बंद करना होगा, रिफाइंड फूड बंद करना होगा, केमिकल की सप्लाई देना बॉडी को बंद करना, दवाइयां खानी बंद करना, तभी जाके वो जो डैमेज हो रहा है आर्टरीज में वो रुकेगा, तभी जाके ब्लॉकेज वहां से हट जाएगी, तभी जाके नई ब्लॉकेज बनने से रुक जाए। अगर ब्लॉकेज बनने के कारण को आप दूर नहीं कर रहे हैं, जो कि कोई डॉक्टर नहीं बताता, आप किसी भी ऐसे पेशेंट को जिसने ताजी ताजी बाईपास सर्जरी करवाई है, जो स्टेंट डलवाया, मैंने देखे 2-2 स्टेंट डलवाने के बाद भी लोग एनिमल फूड, मीट खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं। उनको लगता है अब स्टेंट डल गया, अब कोई बात नहीं, जो मर्जी खाओ। और डॉक्टर बिल्कुल उनको बताता नहीं है कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, आपकी खुराक में किन किन चीजों को शामिल करना है, किन किन चीजों को। डॉक्टर केवल ये बोल देता है कि घी कम खाओ, तेल कम खाओ, बस। फैट वाली चीजें, चिकनाई वाली चीजें कम खाओ, और ब्लॉकेज फिर बनती है, आज तक फिर होती है। तो बाईपास सर्जरी के बाद जो साइड इफेक्ट आते हैं, बाईपास सर्जरी की वजह से जो साइड इफेक्ट आते हैं, क्योंकि बाईपास सर्जरी करने के बाद मोस्टली लोग जो उतने एक्टिव नहीं रहते जितने वो पहले। इसका कारण ये होता है, जितना परफेक्टली हार्ट सप्लाई देता है ब्रेन को, उतनी परफेक्टली वो मशीन सप्लाई नहीं दे पाती है। तो उतने समय में ब्रेन के सेल जो है, या तो कुछ सेल डेड हो जाते हैं या कुछ सेल कमजोर हो जाते हैं, पूरा न्यूट्रिशन न मिलने की वजह से। तो वो लोग आपको बुद्धू से, मतलब थोड़े बहुत चुस्त चालाक लोग जो होते हैं, बाईपास सर्जरी के बाद वो बुद्धू से देखने शुरू हो जाते हैं, मतलब उतने एक्टिव नहीं रहते, क्योंकि ब्रेन पे पूरा इफेक्ट होता है। और स्टेंटिंग के दौरान जो मौतें होती हैं,
100 में से 6 लोगों की मौत स्टेंट डालते डालते स्टेंट डालने की वजह से हो जाती है, जो कोई डॉक्टर नहीं बता। 100 में से 6 लोग स्टेंट डालते डालते मर जाते हैं। तो अगर वो स्टेंट नहीं डाला जाता तो शायद वो पेशेंट मरता ही ना। जिस ब्लॉकेज में वो स्टेंट डाला गया है वहां बॉडी ने कोलेटरल आर्टरी बनानी भी शुरू कर दी, नई नाड़ी बनानी भी शुरू कर दी, और बन जाती। वो जब तक 100% ब्लॉकेज होती तब तक बन जाती, स्टेंट डालने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन स्टेंट डालते डालते स्टेंट डालने की वजह से वो बहुत। मीटिंग बंद होने जा रही है जी, तो ज्वाइन कीजिए। तो इसमें चेस्ट पेन का भी आपको जी, तो चेस्ट पेन के बारे में जो आंकड़े हैं, जो रिसर्च है, वो ये बोलती है कि हर बार चेस्ट पेन हार्ट अटैक नहीं होता है। चेस्ट पेन के और बहुत सारे कारण, लेकिन चेस्ट पेन से हमें इस तरह से डराया जाता है, जब भी कभी छाती में दर्द होता है तो हमें ऐसा लगता है कि अब हार्ट अटैक। लोग जितना ज्यादा जान गए हैं सेहत के बारे में, देखिए कितनी नॉलेज यूट्यूब पे पड़ी है, अलग अलग तरह के लोग वीडियो डालते हैं। तो जितनी अधिक नॉलेज हमें मिल रही है उतना ज्यादा हम डरना शुरू करते हैं। आमतौर पे लोगों को यही पता है, हार्ट अटैक का मतलब है यहाँ पेन होगी। जरूरी नहीं है हार्ट अटैक के दौरान पेन छाती में, वो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ गर्दन के आसपास यहाँ भी हो सकती है। मतलब पेन का मतलब क्या है कि उस जगह के सेलों को सप्लाई नहीं मिल रही है। पेन होने का कारण यही है। तो चेस्ट पेन के बारे में जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि अगर 20,000 लोगों को छाती में दर्द की रिपोर्ट करते हैं लोग हॉस्पिटल में जाके, 20,000, 20,000, 20,000 लोग अगर रिपोर्ट करते हैं चेस्ट पेन की, उनमें से 300 लोगों को हार्ट अटैक हो सकता है। 20,000 में से 300 लोगों को हार्ट अटैक। बाकी 19,700 लोग हैं उनको हार्ट अटैक नहीं होता। उनको चेस्ट पेन किसी और वजह से, गैस की वजह से हो सकती है, या किसी और छोटे मोटे कारण की वजह से चेस्ट पेन हो सकती है, लगातार हो सकती है। 20,000 में से केवल 300 लोगों को हार्ट अटैक होता है, और उनमें से केवल 30 लोगों की मौत होती है। जब परसेंटेज निकालते हैं हम, तो चेस्ट पेन के मामले में जो डेथ रेट है वो है 0.15%, 1% भी नहीं। तो आप खुद कैलकुलेट करके देख रहे हैं, 20,000 में से 30 लोगों की मौत होती है। अगर 20,000 लोग चेस्ट पेन की शिकायत करते हैं तो उसमें से 30 लोगों की मौत हो सकती है, 300 लोगों को हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में जो डेथ रेट है वो 10%। अगर 100 लोगों को हार्ट अटैक आता है तो 10 लोगों की मौत होती है। अगर उनको कोई इलाज नहीं मिलता तब, अगर कुछ भी नहीं करते उनके साथ, 100 लोगों को हार्ट अटैक आता है तो 10 लोगों की मौत होती है। इसलिए चेस्ट पेन से डरना नहीं चाहिए। आमतौर पे क्या होता है, चेस्ट पेन की शिकायत लेके जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर एंजियोग्राफी करने लगता है। पहले ईसीजी की जाती है, और ईसीजी के बारे में रिसर्च क्या बोलती है कि ईसीजी के जो रिपोर्ट है 25% फाल्स होती है।
25% फाल्स गलत होता है। तो ईसीजी पे भी डॉक्टर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते। उसके बाद एंजियोग्राफी की जाती है। एंजियोग्राफी में आपको बताया जाता है कि आपके ब्लॉकेज है, स्टेंट डालना। तो स्टेंट इस मामले में तो डॉक्टर बिमल छाजेड़ जो एम्स के कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो आजकल अपना ही पाउल हार्ट सेंटर चलाते हैं, वो बहुत अच्छे से बताते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है अरे आप अच्छा हुआ आप सही समय पे आ गए, अगर थोड़ा सा लेट हो जाता पता नहीं क्या होता। अब आप अगर करवट भी बदलोगे तो मुझसे पूछ के बदलना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट को स्टेंट डाल के घर भेजते हैं। विमल चजेट बोलते हैं कि इससे बचने का एक ही तरीका है, आप डॉक्टर को बोलिए डॉक्टर साहब ठीक है जी, आप जो बोले बहुत मैं सहमत हूँ अच्छे से, स्टेंट डालना है इससे भी मैं सहमत हूँ, बाईपास करना है इससे भी सहमत हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। आपके पास मुफ्त का जो भी है कर दीजिए, फ्री में जो कर सकते हैं कर दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है। तो वही डॉक्टर जो बोल रहा था कि करवट भी मेरे से पूछ के लेना, फिर आपसे पूछेगा कि कब तक पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अगर आप कहेंगे कि 2 महीने लगेंगे जी, मैं अपनी जमीन या घर बेच के फिर पैसों का इंतजाम करूंगा, तो बोलेगा ठीक है ये दवाएं ले जाओ, ये खाते रहे ना, 2 महीने बाद आके स्टेंट डाल। वही डॉक्टर जो बोला था कि अभी अगर मेरे बिना पूछे करवट भी ली तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, वही बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, आप दवाएं खाओ, 2 महीने बाद आके स्टेंट डलवा देना जब आपके पास पैसे हो। तो इसका मतलब मामला केवल पैसों का है। अगर रिसर्च ये बता रही है कि स्टेंट डालने से या बाईपास सर्जरी से हार्ट अटैक का खतरा कम नहीं होता है, तो फिर इसका मतलब स्टेंट डालना या बाईपास सर्जरी करना केवल पैसा बनाने का एक तरीका है, पेशेंट को इसका कोई लाभ नहीं। अब जो पेशेंट 2 लाख रुपया देके स्टेंट डलवा के घर आ चुका है, आप उसे ये बताएं कि आपका 2 लाख तो गया कुएं में, आपको तो कोई लाभ नहीं है। तो आपकी बात नहीं मान, क्योंकि अगर वो आपकी बात मानेगा तो इसका मतलब तो वो मूर्ख साबित हो गया ना, लुट गया साबित हो गया। कोई व्यक्ति अपने आप को जब वो जुए में हार के आता तो लोगों को बताता नहीं है। एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ कि एक कंपनी आई, वो बोलती थी आप 10,000 रुपया दो जी, 6 महीने बाद 20,000 हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया। पहले नहीं बताते थे लोग, मैंने भी लगाया। अच्छा वो कंपनी भाग गई, मर गया बहुत सारे लोगों का पैसा। फिर धीरे धीरे करके लोग बोलने लगे यार मैंने भी लगाया था 1 लाख रुपया, मैंने भी लगाया था 2 लाख रुपया। तो लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कि कोई उनको बोले कि यार तू तो मूर्ख बन गया, तू तो ठगा गया। इसलिए अगर आप किसी व्यक्ति को ये बोलते हैं कि तेरे को कोई लाभ नहीं हुआ है स्टेंट डलवाए का, फिर आप पैसा 2 लाख रुपया ऐसे ही डॉक्टर ने ले लिया, तो नहीं माने, वो भरोसा नहीं करेगा। लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी विश्वास कर लेगा तो सच में उसको बहुत दुख होगा कि बिना वजह डॉक्टर ने उससे पैसा ले लिया, जिस चीज की जरूरत ही नहीं थी या जिस चीज का कोई लाभ होने वाला ही नहीं है उसे। क्यों डाला गया स्टेंट? ताकि हार्ट अटैक ना हो। स्टेंट डालने के बाद हार्ट अटैक का खतरा तो उतना ही बना हुआ है। तो भी मैं चाहता हूं कि आप, इतना सेंसिटिव इशू है, बहुत सारी नई चीजें आपको पता चली होंगी आज के सेशन में।
इसको हम आगे नहीं चलाएंगे, बाकी कल करेंगे, बहुत सारी बातें हैं कल करेंगे। आपके जो प्रश्न है, अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठा है तो आप जरूर डिस्कस, क्योंकि बहुत जो जानकारी आपको पहले थी उससे अलग तरह की जानकारी आपको मिली है। अगर आप इस पे कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप सवाल प्रणाम सर। जी सर ये बाईपास सर्जरी हड्डियां में किਵੇਂ सर, जोड़ते फिर? आप पूछिए पूछिए। एक एक सर करके जी वो बोलिए जी। ਜਿਹੜੀਆਂ मनजीत सिंह जी बोलिए। ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹੱਡੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੁੜਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆ? हड्डी अपने आप जुड़ जाती है जी। हड्डी हमेशा हड्डी अपने आप ही जुड़ती है। हड्डी में ਅੱਛਾ जी। मटेरियल होता है उसी से अपने आप जुड़ जाती है। वो तो ऊपर से स्टिच लगा दे, स्किन को स्टिच लगा दिए जाते हैं, हड्डियां तो अपने आप जुड़ जाती हैं। कभी भी कहीं भी आपकी हड्डी अच्छा टूटती है, हड्डी को अगर मान लीजिए प्लास्टर लगाया है डॉक्टर ने, तो प्लास्टर का हड्डी को जोड़ने में कोई रोल नहीं। प्लास्टर का रोल केवल उसको सीधा रखने में। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की मतलब बाहें टेढ़ी जुड़ जाती हैं, टांग टेढ़ी जुड़ जाती है। जो लोग केयर नहीं करते हैं, एक्सरे करके प्लास्टर वगैरह नहीं करवाते हैं, खुद ही आपने देखा ना पिछले समय में लोग लकड़ी बांध देते थे हड्डी को सीधा करके, तो थोड़ी टेढ़ी रह जाती थी, वहीं जुड़ जाती है हड्डी। तो अगर मान लीजिए ये एक हड्डी है, यहाँ से टूट गई है यहाँ से, तो आमतौर पे क्या होता है, हड्डी ऐसे ओवरलैप हो जाती है। तो आपने ये भी देखा होगा कि डॉक्टर यहाँ छेद डालता है, खासकर बड़ी हड्डी जो टांग की होती है, यहाँ भी छेद डाल के एक इसमें से एक कील गुजार दिया जाता है यहाँ भी, और यहाँ वेट बांधा जाता है, वजन, ताकि ये हड्डी खींच के बराबर यहाँ आ। जब ये यहाँ बराबर आ जाएगी तो यहाँ जुड़ जाएगी, अगर ये बराबर नहीं आएगी, यहाँ रहेगी तो यहीं जुड़ जाएगी, हड्डी अपने आप जुड़ जाएगी। हाँ जी सर ये बाईपास सर्जरी में मतलब ये हार्ट का जो इंटरनल पोर्शन है और बाईपास जो करता है सर, वो उसके बाहरी पोर्शन में होता है ये ऑपरेशन। हाँ, हार्ट को बाहर निकाल लिया जाता है। अच्छा, तो सर बाईपास में जो एक नया रास्ता बनाता है तो वो फिर नस कहाँ से लेता है सर? वो बताया ना, यहाँ से पैर में से, टांग में से एक नस ली जाती है। तो क्या उसमें एक्स्ट्रा नस रहता है सर? हाँ हाँ, बहुत सारी एक्स्ट्रा नाड़ियां होती है। अच्छा, मान लीजिए सर बाईपास किया है और तो नेचुरल किसी का बाईपास हो गया और डीआईपी डाइट वगैरह लेने लगे, तो उसका पहले वाला जो वेन बंद हो गया था वो भी खुल जाता है क्या सर? नहीं, वहां थोड़ी देखिए, जब सप्लाई, अब आपने बाईपास कर दिया है, सप्लाई जाने लग गए, तो बॉडी क्यों कष्ट करेगी किसी और नाड़ी को खोलने का। तो पुराना जो सर जाम हो गया था वो रास्ता सर, मतलब वो खोलते वो तो हैं या रास्ता फिर बंद वैसे ही ही रहता रहेगा, है? वो रास्ता बंद ही रहेगा। अब नए रास्ते से ब्लड जाना चाहिए। जैसे आपने देखा शहरों में बाईपास निकलते हैं, पुरानी सड़क तो बंद हो जाती है, नई सड़क, नया बाईपास शुरू हो जाता है। अच्छा, तो सर शरीर तो अपने आप को ठीक करता है, तो वो जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है वो उसको फिर से रिपेयर नहीं करती है सर, जो रास्ता जो डिस्टर्ब हुआ था? वो तो तब करेगी ना जब रुकावट आएगी। अब तो नई जगह से बॉडी फजूल की मेहनत क्यों करेगी। अगर आप बाईपास अच्छा। सर्जरी न करते, बॉडी को पता है ये रुकावट आ रही है, तब तो वो नई नाड़ी बनाती। अब आपने आर्टिफिशियल एक नाड़ी लगा दी है, आपने ऑपरेशन कर दिया एक नाड़ी, अब ब्लड जा रहा है, अब बॉडी क्यों कष्ट करेगी। सर हार्ट के पास सर 2-3 रास्ता एक्स्ट्रा रहता है जो बाद में इमरजेंसी में खोल लेता है।
वही कोलेटरल आर्टरीज भी होती है। वो संख्या सर उसकी कितनी होती है कोलेटरल आर्टरी की? किसी के 2 हो सकती है, किसी की 3 हो, जरूरी नहीं हर एक के कितनी होती है। अच्छा अच्छा। अलग अलग बॉडी का अलग अलग सिस्टम होता है, इसमें कोई ये नहीं है परफेक्टली 3 ही होंगी, 2 ही होंगी या 4 होंगी। सर ये लंबाई कितना बताए थे कि पूरे शरीर के नर्व नर्व को जो है 1 एक लाख साथ कर दिया किलोमीटर, जाता 1 लाख किलोमीटर। इसको शायद है? जी सर। 60,000 मील बोला जाता है। 60,000 मील, जब 60,000 मील और 1 लाख किलोमीटर। जी सर। सर वो हृदय में छेद हो जाता है लोग बोलते हैं, तो वो ऑपरेशन करके डॉक्टर ठीक कर देता है सर? क्या चीज है? जैसे बोलते हैं ना बच्चे के दिल में छेद हो गया है, हम्म। बहुत सारा वीडियो वीडियो आता रहता है, तो क्या वो मतलब वो हार्ट को अंदर से वो रिपेयर करता है हाँ ऑपरेशन के हाँ, माध्यम से? बिल्कुल छेद को बंद किया जाता है, बकायदा उसको बंद किया जाता है, स्टिच लगा के बंद किया जाता अच्छा अच्छा। वो क्या जो बंद करता है चिप लगा के, कोई वो आर्टिफिशियल कोई चिप होता है क्या सर? है। देखिए, छेद बंद करने के लिए हम तो बोलते ही नहीं ऑपरेशन, बॉडी अपने आप छेद बंद कर सकती है। जी जी जी। हार्ट में छेद के लिए हमने बात तो की थी। मान लीजिए एक औरत के दिल में छेद है, उसके 4 बच्चे हैं, उनके नए दिल 4 बनाए उस बॉडी ने, वो अपना छेद भी तो बंद कर ही सकती है। सही बात। तो बॉडी असल में, ये जो हार्ट में छेद होता है, एक वीडियो है जो मेरे चैनल पे मैंने भी डाला हुआ है, डॉक्टर साहब की एक वीडियो, एक व्यक्ति बताता है ये कई बार बचपन में होता है लेकिन पता चलता है ओल्ड एज में जाके। उस व्यक्ति के छेद था हार्ट में, डॉक्टर ने बोला कि अब ऑपरेशन नहीं हो सकता, इस उम्र में हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, आपको सारी उम्र ऑक्सीजन पे रहना पड़ेगा। और डीआईपी डाइट से वो बंदा ऑक्सीजन फ्री हो गया और अब अच्छा भला घूम रहा है। सर वो इमरजेंसी में हार्ट अटैक के लिए बताया था कि 1 चम्मच जो है लाल मिर्च घोलकर पानी में दे देने के लिए, तो उसमें सर ये करता क्या है वो लाल मिर्च? देखिए, लाल मिर्च खून को पतला कर देती है, अगर क्लॉट कहीं है तो निकल जाता है, ब्लड को पतला कर। वही तो चीज एक वो ही बार जो, लेना होगा सर उसको कि? हाँ हाँ, एक ही बार। और सर वो पीडीएफ सर ठीक था सर, कहीं कोई इश्यू उसमें? मैं पीडीएफ में देखूंगा जी, अभी नहीं देख पाया, मैंने आज उसको अच्छा कोई बात नहीं सर। कंप्यूटर में डाला है, मोबाइल पे नहीं हाँ पता हाँ चलता, हाँ। कंप्यूटर में देखूंगा मैं उसको। जी 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 जी। ठीक। हाँ जी, और किसी का कोई बढ़िया प्रश्न है? सर, देख लीजिए। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर वो मेरे सिस्टर का पैरालाइज हो गया था 2 साल पहले, हम्म। तो अभी वो दवाई ही चल रहा है उसको, तो उसको क्या सजेस्ट करूं? मतलब उसका लेफ्ट लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड प्रॉब्लम है, उनका ठीक से चल नहीं पाती है। अच्छा, ठीक से चल नहीं पाती, वैसे चलती है? हाँ चलती है, लेकिन पहले तो बेड में रहती थी, अभी थोड़ा फिजियोथेरेपी वगैरह करके थोड़ा सा चल रही है, बस कहीं यही घसीट इलाज है घसीट जी, के चलती है। डीआईपी डाइट स्टार्ट कीजिए, ब्लड थिनर वगैरह वो हाँ सारी चीजें बंद कर दीजिए, डीआईपी डाइट स्टार्ट करेंगे, और उसके साथ आपको मसाज वगैरह, फिजियोथेरेपी लेते रहिए, मसाज वगैरह करते रहिए। एक बात पेशेंट को करनी होती है, उसको ब्रेन में एक छवि बनानी होती है, हाँ बार बार थिंक करना होता है कि मैं इस हाथ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस जो भी अंग है नहीं चल रहा, जी। कल्पना में उसका इस्तेमाल करना है। मैं इस हाथ से खा रहा हूँ, मेरा ये हाथ पहले की तरह काम कर रहा है, इस तरह की जब ब्रेन को लगातार कमांड जाती है तो ब्रेन उस पर काम करता है। जी। बहुत सारी इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो
तो डीआईपी डाइट जो मतलब स्टार्टिंग से जो देना है वही देना है कि आप हाँ जो हाँ हाँ, मतलब डीआईवी गियर डाइट बोल आप रहे थे? 4th गियर डाइट दे सकते हैं, कोई बात फोर्थ गियर सर? नहीं। देखिए सर और पैरालिसिस एक बात, वाले, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, पूछिए आप। हाँ सर बोलिए बोलिए, पैरालिसिस वाले को। पैरालिसिस वाले पेशेंट के लिए डॉक्टर लगातार उसको ब्लड थिनर देता है, ब्लड प्रेशर की दवाएं देता है, ताकि दोबारा अटैक ना हो। जी हमें इसलिए ये बात समझनी है कि उसके अंदर ब्लॉकेज हर जगह से हट जाए, जिसके लिए डीआईपी डाइट परफेक्ट तरीका है, और कोई ब्लॉकेज ना हम्म। हो। ब्लॉकेज नहीं होगी तो हार्ट अटैक दोबारा नहीं होगा, ब्रेन स्ट्रोक दोबारा नहीं होगा। तो जो डैमेज है वो रिकवर हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है कि दोबारा उस तरह की घटना ना घटे। सर अभी डीआईपी डाइट देने से मतलब नॉर्मल हो सकती है, मतलब कुछ दिनों में, कुछ या दिनों में कितने नहीं, दिनों में नॉर्मल? महीनों में। महीनों में? जी। तो मतलब फोर्थ गियर मतलब कौन सा सर? अभी अभी फोर्थ गियर का मतलब है आप प्लेट 1 के बाद प्लेट 2 ले सकते हैं। अगर अगर देखिए, पका हुआ खाना जितना कम लेंगे उतनी जल्दी रिकवरी होगी, उतना अच्छा रहेगा। अगर वो नहीं छोड़ पाते हैं तो रात को भी दोपहर को भी अपना सलाद खाने के बाद प्लेट 2 ले सकते हैं। अगर एक टाइम लेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। जी जी, तो बोलता हूँ तो सर, थैंक यू सर। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर ये कंजेनिटल डायबिटीज जो होता है बचपन से जो होता है, क्या जी, क्या डायबिटीज है? हेलो, कंजेनिटल डायबिटीज जो बचपन से जो डायबिटीज ना बाय हाँ बर्थ जो हाँ होता है हाँ डायबिटीज, हाँ हाँ, तो सर उसमें वो रिवर्सेबल है क्या? बिल्कुल रिवर्सिबल। अच्छा, एक पेशेंट है सर, 15 साल का है। हम्म। 15 15 साल साल का से है, कब से अ, इंसुलिन कब से ले रहा है? वो इंसुलिन ले रहा है 7 साल से, 7 ईयर्स से। हाँ, तो मैंने आपको उसमें भी बताया था कि डायबिटीज टाइप 1 के वो पेशेंट, अगर वो 7 साल से इंसुलिन ले रहा है, आज वो 15 साल का है, तो इंसुलिन लेने की वजह से पैंक्रियाज ग्रो नहीं कर पाती है, बॉडी ग्रो हो जाती है। तो ऐसे केस जी में शायद वो 100% इंसुलिन फ्री ना हो पाए, लेकिन उसकी डोज बहुत कम हो जाएगी, बहुत थोड़ा सा इंसुलिन हो सकता है उसको लेना पड़े। ओके। तो सर उसको अपना जो सिस्टम तो वही है, वीआईपी डाइट 4th गियर वाला हाँ देना है उसको। बिल्कुल भी। और सर उसको फॉलोअप रिपोर्ट कब निकलवाना है उसका? सर कैसे फॉलोअप लेना है उनका? कौन सा रिपोर्ट? नहीं, जैसे ब्लड वो शुगर शुगर अप हुआ डाउन हुआ, कुछ भी चेकिंग तो करना पड़ेगा ना? वो तो डेली करना पड़ेगा जी, वो तो जितनी बार इंसुलिन लेता है बच्चा उतनी बार चेक करता है शुगर। शुगर चेक करने के बाद ही इंसुलिन ओके लेते हैं जी। ओके, वो तो जैसे जैसे ठीक है सर। आपका शुगर लेवल नीचे आता जाएगा, इंसुलिन की डोज कम होती जाएगी। ठीक है सर। देखिए, ऐसे पेशेंट को आप कोशिश कीजिए उनको ट्रेनिंग ज्वाइन करवानी। अच्छा, हाँ, उनका जो भी उनका गार्डियन है, उनका फादर है, मदर है, अगर वो पूरी चीज को सीखेंगे समझेंगे तो ही वो उसको हैंडल कर पाए। ठीक है सर। और कोई है जी प्रश्न किसी का? चलिए ठीक है जी, कल मिलते हैं। कल हार्ट अटैक पे और काफी सारी बातें करेंगे। हार्ट अटैक के साथ एक दूसरी चीज होती है जिसे बोला जाता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में बहुत अंतर होता है। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज कल हम करेंगे। तो